हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स के जो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बचे थे उसमें पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं। इसमें देखते हैं पहला सवाल। चलिए देखते हैं पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये वस्तु की ऊंचाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं y1 से। तो y1 बराबर 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या इसकी है 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की स्थिति और आकार हमें प्रकृति बतानी है। प्रतिबिंब मतलब v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसमें रेखीय आवर्धन वाला फॉर्मूला लगेगा y2 बटे y1 बराबर माइनस v बटे u। दर्पण के लिए यही फार्मूला होता है, y2 बटे y1 बराबर माइनस v बटे u। जहाँ पर y2 y1 जो है, y2 जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और y1 वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ पर y2 का मान निकाल लेंगे और देखिए यहाँ पर रखते हैं। y1 का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। y2 बटे 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस का v हमको निकालना है। v बटे u कितना है? माइनस का 20। तो माइनस का 20, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पर y2 और v आ गया। अब देखिए u का मान और v का मान हमें दिया गया था, u का दिया गया था और v का निकालना था। r का दिया है तो r जब का मान जब दिया होता है तो हम लोग यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? f बराबर r/2 तो बराबर 30/2। 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 सेंटीमीटर आ गई इसकी फोकस दूरी। लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो f 1/15 बराबर 1/v और प्लस 1/u है तो माइनस का 1/20। इसको इधर कर देंगे तो ये 1/15 प्लस 1/20 बराबर आ जाएगा 1/v के। 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा? v बराबर 60/7 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे तो 7 × 56 और 7 × 56 बचे कितने? 4 और फिर से 4 बचे तो लगभग 6। तो 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर ये क्या आ गया हमारा? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी जो आ गई वो कितनी है? 8.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कितना लंबा बनेगा? यहाँ पर अब v का मान रख देते हैं, जो कि हमारा कितना आया था? 60/7। तो वही रखते हैं। तो y2/5 बराबर v की जगह 60/7 यानी 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 तिहाई 60 और y2 बराबर इस 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 5 तिहाई 15। 15/7 डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 और दशमलव लगा करके लगभग 2.1। तो y2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो होगी 2.1 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो आएगी 8.5 सेंटीमीटर। सो अब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण के लिए हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए चाहे वस्तु कहीं पर भी आभासी बनता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? आभासी, सीधा और 8.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। जब आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज 1.5 अपवर्तनांक की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में इसकी चाल बतानी है, आवृत्ति बतानी है और तरंगदैर्घ्य भी बतानी है।
तो सबसे पहले इसमें दिया है तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य दिए गई हमें 400 नैनोमीटर, लैम्डा बराबर 400 नैनोमीटर, और अपवर्तनांक दिया है 1.5 अपवर्तनांक है। और हमसे पूछा गया है कि नंबर 1 कांच में प्रकाश की चाल v बराबर क्वेश्चन मार्क, और सेकंड नंबर पूछा गया है आवृत्ति मीन्स न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड में पूछा गया है तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, कांच में तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहला इसमें तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। तरंग दैर्ध्य जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन। अपवर्तनांक का भाग करते हैं तरंग दैर्ध्य में तो सीधे सीधे उस माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाती है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है। तो लैम्डा दिया है हमें कितना 400 नैनोमीटर, और यहाँ पर n कितना है 1.5। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, मतलब यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा पॉइंट हटाने पर, और इसको काट देंगे। 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40 और 0 0। अब यहाँ पर 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 और बचा कितना 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 छाक 18 और फिर से 2 बचा 20 हो जाएगा, फिर से 3 छाक 18 और दशमलव लगा करके 6 आ जाएगा। यानी जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो आएगी 200, लगभग इसको 67 मान लेते हैं, 267 नैनोमीटर, 267 नैनोमीटर। चाल निकालते हैं। तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, v बराबर c बटे n। c की वैल्यू कितनी दी गई है, c होती है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8, यानी 3 × 10⁸ बटे n क्या होता है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कितना होता है 1.5 दिया गया सवाल में। पॉइंट से हटाएंगे यहाँ तो एक 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। और आवृत्ति के लिए फॉर्मूला न्यू बराबर c बटे लैम्डा। आवृत्ति न्यू के लिए न्यू बराबर c बटे लैम्डा होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बराबर c प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸, ये मीटर में होती है, और लैम्डा का मान 400 मीटर दिया गया है। तो 400 मीटर के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो जो लैम्डा का मान है, लैम्डा का मान नैनोमीटर में दिया गया है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। 400 नैनोमीटर है, तो 400 नैनोमीटर है, तो इसकी जगह पर 400 गुणा 10 की घात -9 लगा लेंगे। तो 10 की घात -9 लिख लेंगे। यहाँ पर इसको मीटर में लिख लेते हैं, तो ये 400 गुणा 10 की घात -9, 400 में 2 0 है तो ये 2 घात कम हो जाएंगे, 7 बचेंगे, 7 घातों को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 15। अब 4 का भाग यहाँ पर 3 में देना पड़ेगा, तो 10 की घात 15 से एक घात कम कर लेते हैं तो 14 बचेगा, और यहाँ उसका एक 0 दे देते हैं तो ये 30 हो जाएगा। 30 बटे 4 का भाग 30 में देंगे तो 4 सत्ते 28, और 1 बचा 2 बचे दशमलव लगाकर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी 7.5 × 10⁻14, यानी 7.5 गुणा 10 की घात 14। ये क्या आई है, आवृत्ति आई। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो 7.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज होगी इसकी आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच है, तो वायु को अगर हम एयर मान लें और कांच को ग्लास मान लें, तो वायु के सापेक्ष कांच यानी कि ANG बराबर दिया है 3/2, और वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल को क्या मान लें, वाटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे W, तो W हो जाएगा ANW बराबर कितना है 4/3। तो ये वायु के सापेक्ष कांच और ये वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक दोनों हो गए, और हमसे पूछा गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच, जल मतलब W, और जल के सापेक्ष कांच यानी WNG। तो WNG बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, ANG बटे ANW। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होती है उसमें उसको पहले लिखते हैं, और जिससे जा रही हो वो बटे में लिखते हैं। तो ANG बटे क्या हो जाएगा ANW। तो ANG का मान हमें दिया गया है कितना 3/2, ANW का भी दिया गया है 4/3।
4/3, हाँ ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा, तो इस तरह से 9/8 आ जाएगा। 9/8, ये किसका मान है, WN_G। तो जो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो कितना आएगा, 9/8। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश की किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। यदि अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण का आधा है। अपवर्तन कोण जो है हमारा वो आपतन कोण का क्या है, आधा है। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और लगाएंगे, उसके बाद मैच कर लेंगे। और हाँ, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण का आधा है। अपवर्तन कोण को हम लोग लिखते हैं R से, और जो आपतन कोण होता है वो हमारा I होता है। तो जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण I का कितना है, आधा है। तो R बराबर दिया है हमें I/2। R बराबर I/2, या तो हम कह सकते हैं I बराबर 2R, ये कह सकते हैं। और कहा गया है आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए और प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम का फॉर्मूला n बराबर sin I बटे sin R। तो यहाँ हमसे पूछा गया है आपतन कोण का मान पूछा गया है। आपतन कोण मीन्स हमें बताना है I की वैल्यू। तो यहाँ पर n बराबर sin I बटे sin R होता है। तो I बराबर क्या दिया है सवाल में, 2R। तो जहाँ पर I है उस I की जगह क्या लिख लेंगे, 2R। तो n बराबर sin 2R बटे sin R। तो sin 2R, यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 sin R इंटू cos R बटे sin R। sin R से sin R कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 cos R। n बराबर 2 cos R, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही फार्मूला लगा देंगे। अब n बराबर आ गया 2 cos R, तो ये n का मान आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था आपतन कोण I का मान, है ना। तो यहाँ से हम R बराबर निकाल सकते हैं। तो R बराबर यहाँ से क्या आएगा, 2 इधर बटे में चला जाएगा n/2, और cos को भी इधर कर देंगे तो cos इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cos इन्वर्स n/2। R बराबर cos इन्वर्स n/2, ये R का मान आया, हमें बताना है किसका था, I का मान। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2, R का मान ये पूरा है, ये यहाँ रख देंगे तो 2 cos इन्वर्स n/2। तो हमारा जो आपतन कोण I होगा वो कितना होगा, I बराबर 2 cos इन्वर्स n/2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमने लिया है, किसी आपतित किरण का अपवर्तन कोण दर्शाया गया है। चित्र में आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें 3 फिगर बने हैं A B C करके। तो पहला फिगर जो है वो वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, और दूसरा है उसमें वायु से जल में जा रही प्रकाश की किरण, और जो तीसरा है वो जल से कांच में जा रही। तो जो जल से कांच में जा रही है उसी चित्र में हमें अपवर्तन कोण R का मान बताना है। तो पढ़ते हैं सवाल। सवाल कहा गया है कि जो चित्र दर्शाया गया है अपवर्तन का, जो वायु में क्रमशः कांच तथा जल वायु अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण क्या होगा। अपवर्तन कोण मीन्स हमें वैल्यू किसकी बतानी है, R की वैल्यू बतानी है। R की वैल्यू में फाइंड करनी है। अपवर्तन कोण क्या होगा, जो जल तथा कांच अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाती है। तो सबसे पहला चित्र देखते हैं। पहले चित्र जो में जिसमें प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। वायु मीन्स क्या होता है, एयर, और कांच मीन्स क्या होता है, ग्लास। तो क्या लिख लेंगे, ANG। अब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। मतलब अपने माध्यम से वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो स्नेल का नियम लगता है जब माध्यम चेंज होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर sin I बटे sin R। यहाँ पर ANG है तो ANG बराबर क्या होगा, sin I बटे sin R। तो sin I मीन्स क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो साइन 60 अंश बटे साइन R। R क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हमें दिया गया है 35।
तो साइन कितना आ जाएगा 35 अंश। अब साइन 60 का मान कितना होता है, पॉइंट में ले रहे हैं तो साइन 60 में पॉइंट का मान 0.8660 और साइन 35 की वैल्यू होती है 0.5736। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, भाग देने पर लगभग ये आएगा जाके 1.51। तो ये आया ANG इट मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आएगा 1.51। अब दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे चित्र में वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। तो वायु मीन्स क्या हो गया, एयर, और जल क्या हो गया, वाटर। तो ANW मीन्स भी क्या होगा, बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई मीन्स आपतन कोण कितना है 60, तो साइन 60 होगा बटे साइन आर कितना होगा 0, आर है कितना, आर कोण दिया है 41, तो साइन 41। तो साइन 60 का मान अभी लिखा था ऊपर 0.8660 और बटे साइन 41 अंश का मान होता है 0.6561 6551। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, इसको काट देंगे, काटने पर लगभग ये आएगा जाके 1.32। तो ये ANW बराबर आ गया, ANW बराबर 1.32, ANW बराबर 1.32। और अब आते हैं तीसरे चित्र पर, जो कि पूछा गया है। क्या पूछा गया है, R का मान हमें बताना है, R मीन्स अपवर्तन कोण, और यहाँ पर I का मान दिया गया है। अब प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, तो जब जल से कांच में जाती है तो जल को क्या कहते हैं, वाटर, और कांच को क्या कहते हैं, जल, ग्लास। तो WNG बराबर क्या होगा, साइन I बटे साइन R। तो साइन I बटे साइन R WNG। तो यहाँ पर जो WNG है, WNG की जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, WNG बराबर किस में जा रही है प्रकाश की किरण, कांच में जा रही है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा ANG बटे इस W की जगह आ जाएगा ANW। ये फॉर्मूला अभी पिछले न्यूमेरिकल में बता चुके हैं। इसमें ANG जिसमें प्रकाश की किरण जा रही हो, जिस माध्यम में, वायु से कांच में जा रही है। दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, ANW वायु से जल में जा रही है। तो WNG, तो WNG बराबर क्या होगा, जो ये G है जिस माध्यम में जा रही, तो ANG बटे ANW। इट मीन्स जहाँ प्रकाश की किरण जा रही है वो पहले लिया जाएगा ऊपर अंश में, और जिससे जा रही हो वो वायु है तो वो पहले लिख दिया जाएगा, और इसमें W है तो W नीचे लिख दिया जाएगा। इट मीन्स ANG बटे ANW। तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है साइन I का मान कितना है, I है हमारा 45 अंश, तो यहाँ साइन 45 बटे साइन R। तो ANG का मान कितना है 1.51 और ANW का मान कितना है 1.32। तो यहाँ साइन 45 का मान कितना होता है 0.7071 और बटे कितना साइन R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा साइन R बराबर, इसका इसमें गुणा होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये 0.7071 इंटू आएगा 132 और बटे में चला जाएगा 151। अब इससे इसमें भाग कर देंगे तो पूरा ये जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा लगभग 0.6181। ये यहाँ पर साइन R ये जो 6181 आया है, ये अगर साइन के कोण में बात करें, एंगल में, तो ये 38 अंश का मान होता है। साइन R बराबर जो है वो साइन 38 अंश का मान होता है। तो ये R बराबर कितना आ जाएगा 38 डिग्री। R का मान आएगा, जो अपवर्तन कोण का मान होगा R बराबर वो 38 अंश होगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसमें जो साइन आया है हमारा 35 अंश 41 अंश, ये आपके न्यूमेरिकल जब आएगा एग्ज़ाम में तो इसके वैल्यू आपको दी जाएगी। सो इससे से घबराए नहीं, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। इसका आंसर कितना आएगा 38 अंश आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खूबसूरत से सवालों के साथ में। ओके, थैंक यू।